नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति का क्षण है जब प्रयागराज की पावन धरा पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस 136वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने इन युवा साथियों को उनकी उपाधि प्रदान करने के अवसर के साथ ही हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्री कुमार विश्वास को विशेष मानद उपाधि से भी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान युवा साथियों को और श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हृदय से बधाई देता हूं। इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और एक लंबे समय तक जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को उच्चतम स्तर से लेकर के जीवन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए एक ऊर्जावान पीढ़ी न प्रदान की हो। सार्वजनिक जीवन में सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र रहा हो, उत्कृष्टतम वैज्ञानिक देने का हो, देश की न्यायिक सेवाओं में उच्चतम न्यायालय से लेकर के जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला देने का कार्य रहा हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें एक समय, चाहे वह प्रशासन का हो, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक प्रतिनिधित्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन समय की गति होती है और जैसे कि यहां के कुलपति जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया, क्या कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बात का चिंतन किया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या हम समय के उस प्रवाह के साथी बन पाए? क्योंकि कालचक्र तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी गति तो निरंतर चलती रहेगी और अगर हम उस गति से 10 कदम आगे बढ़ करके चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सब का अनुसरण करती है और अगर हम उससे पीछे हैं तो हमें पिछलग्गू होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी गति को समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसको अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है या फिर उसको पिछलग्गू बनकर के अपने को पिछड़ा घोषित करना है।
और कहीं ना कहीं इसी द्वंद्व का शिकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं तो अवश्य बना होगा। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों और झंझावतों के बीच भी इस विश्वविद्यालय ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज फिर से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की अंतः वेदना को महसूस किया है और फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने की जो एक तड़प है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुरातन गौरव को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहां पे कुछ बातें देख रहा था जब यहां पे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो ये केवल दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की, और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी, और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान प्रमद सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान प्रमितव्यम बुद्धेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रवृत्तभ्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वह दीक्षांत उपदेश है जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना, देव और पितरों के कार्यों से अपने आप को प्रमाद न करना, अन्यान्य दोष रहित कर्मों से अपने आप को
जोड़ना, यानी किस पवित्र भाव के साथ जब और क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मुलाकात कर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही उन्होंने वहां आने का न्योता भी दिया। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष की जयंती पर जो है तमाम लोकसभा सदस्य और जो है गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। लखनऊ में न्याय प्रक्रिया में फॉरेंसिक साइंस एवं साइबर सिक्योरिटी की भूमिका विषय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 की तिथि स्वतंत्र भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो भारत का संविधान निर्मित हुआ था और जिसके वास्तुकार के रूप में भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें मेहनत की थी, आज उनके द्वारा बनाए गए संविधान को 75 वर्ष पहले भारत ने अंगीकार किया था। छब्बीस नवंबर 2015 से इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है और वही समारोह आज संविधान की प्रस्तावना की शपथ के साथ हम लोग आज इस भव्य ऑडिटोरियम में भी आयोजित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको भारत के संविधान दिवस की और इंस्टीट्यूट को अपना नया ऑडिटोरियम मिलने की हृदय से बधाई देता हूं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि वहां पे कानून का राज हो। कानून के राज के लिए आवश्यक है कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप देश के सभी संवैधानिक संस्थाएं कार्य करें। वे अपनी लक्ष्मण रेखा को भी माने और समयबद्ध तरीके से एक पीड़ित को न्याय मिल सके, इस दिशा में पहल करें और अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। लेकिन बहुत बार होता क्या है, निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाता है और दोषी व्यक्ति
पूरी तरह अपराध से मुक्त होकर के, स्वच्छंद होकर के समाज की व्यवस्था को चुनौती देता है। समय के अनुरूप अपराध की प्रकृति भी बदली है। जब भारत के अंदर ये सभी कानून बने होंगे, उस समय की परिस्थितियां, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी। ये देश स्वतंत्र था, देश स्वतंत्र हुआ, देश ने अपने आपराधिक कानून, अपने सिविल कानून और अन्य सभी प्रकार के जो भी कानून बनाने थे वह उसके अनुरूप, समय के अनुरूप बन नहीं पाए थे, और फिर वह विसंगति हमें हर स्तर पर देखने को मिलती थी। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए समान मताधिकार की शक्ति प्रदान की, बिना भेदभाव के। न जाति का भेद है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, न लिंग का है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। याद करिए, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का डंका और ढिंडोरा पीटने वाले वे तमाम दुनिया के वे देश जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, उन देशों में मताधिकार की शक्ति में रंग भेद था, लिंग भेद भी था। भारत के अंदर पहले दिन से 1952 में जब स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ, भारत ने न जाति भेद को माना, न रंग भेद को माना, न क्षेत्र और भाषा के भेद को माना, और न किसी भी प्रकार के महिला और पुरुष के भेद को ही माना, बल्कि भारत का हर वयस्क मतदाता मताधिकार की अपनी शक्ति का उपयोग करके भारत के अंदर सरकार के गठन में योगदान दे सकता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यह गौरव भी भारत को प्राप्त है। अगर भारत ने यह ताकत भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है, तो फिर भारत के हर नागरिक के साथ जो ताकत है उसको समान रूप से न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। और हम सब आभारी हैं कि अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत ने अपने 3 नए कानून एक 1 जुलाई 2024 से लागू किए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून आज भारत ने लागू कर दिए हैं। यानी इनके पीछे ही भाव क्या है? ये आपराधिक संहिता नहीं, दंड संहिता नहीं, बल्कि न्याय संहिता है। ये नागरिक सुरक्षा की संहिता है। ये साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम उस प्रकार के साक्ष्य जुटाएंगे और तब अपराधी को कटघरे में खड़ा करेंगे। हम किसी को भी अपराधी नहीं कह देंगे। और इसके लिए व्यवस्था दी गई कि 7 वर्ष से ऊपर के किसी भी ऐसे आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है, लेकिन कानून आपने लागू कर दिया, उस प्रकार के संस्थान, उस प्रकार की हाई क्लास लेबोरेटरी का अभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर लोगों ने अभी तक कार्य नहीं किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था। दुर्दांत अपराधी और माफिया स्वच्छंद होकर के पैरेलल समानांतर सरकारें संचालित करते थे और
दुष्परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भी पहचान का संकट था। उस समय जब ये तहत तो उत्तर प्रदेश के अंदर, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के अंदर सरकार का संचालन करना है, मुझे दायित्व दिया गया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त कैसे करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश पुलिस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस, सिविल पुलिस रखता है, उसमें से आधे से अधिक पद खाली थे। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी करना है, कैसे होगा। और फिर जब सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और हम लोग हमेशा इस बात को मानते कि जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता बनता गया। 1,54,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, पूरी पारदर्शी तरीके से की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने संपन्न की है। नई दिल्ली में नेफ्स्कॉब के हीरक जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और कार्य क्षमता का निरंतर विकास हो रहा है। शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, हीरक जयंती किसी भी संस्था की मनाई जाती है तो उसके दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो 60 साल में संस्था ने अपने क्षेत्र में जो योगदान किया है, वो योगदान को एक प्रकार से जनता के सामने रखना और इसकी उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखना। और दूसरा, जब 60 साल होते हैं तो पीछे मुड़कर कितनी गलतियां रह गई है और सुधार क्या करना है, उसको भी देखने का काम करना चाहिए। यहां मेरे सामने जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सारे कर्ता धर्ता बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत की खेती को, भारत के किसान को और भारत के गांव को आजादी के 75 साल की जो यात्रा इसने सफलतापूर्वक पारित करी है, उसमें अगर पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक त्रिस्तरीय ढांचा न होता तो ये असंभव होता और किसानों के लिए बड़ा तकलीफदेह हो। इतने बड़े देश में 13 करोड़ के करीब करीब किसानों के लिए शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस, उसको कोई तकलीफ अगर मिल जाए, कोई लंबी लिखा पढ़ी न करनी पड़े, इसकी शिक्षा चाहे जितनी भी हो, संस्थान की शिक्षा इतनी बड़ी हो कि उसको उचित फाइनेंस मिल जाए और वो अपना एग्रीकल्चर का काम कर पाए। ये व्यवस्था ने पूरे देश को एक प्रकार से, पूरे देश के किसानों को और पूरे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को नए प्राण पूरने की काम किया है। और मैं इसलिए ये हीरक जयंती के अवसर पर नेफ्स्कॉब के सभी अब तक जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहिए। नहीं केवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस की चिंता की है, साथ साथ सामूहिक खेती हो, जल प्रबंधन हो,
किसानों को खेती के लिए उपयोग में लाने वाली सारी सामग्री हो और व्यक्तिगत काम से लेकर गांव को मजबूत करने के हर काम में प्राण पूरने का काम हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स ने करा है, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने आधार दिया है। आज हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जाना चाहता है। मैं जब सहकार से समृद्धि का नारा का जिक्र करता हूं, तब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी इसके अंदर समाहित है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients